Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एम्पलीफायर बताया था। मैंने बताया था यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड एज एन एम्पलीफायर, और मैंने आपको बताया था यूज ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड एज एन एम्पलीफायर, राइट। दोनों एम्पलीफायर हम लोगों ने पढ़े थे और मैं उम्मीद करता हूं हम लोगों को वो एम्पलीफायर क्लियर हो। आज उसी कड़ी में अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, क्या है? इन कॉमन एमीटर मोड डिफाइन रेजिस्टेंस गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, करंट गेन, ब्ला ब्ला ब्ला। क्लियर? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आप लोगों को जो समझाया उसमें मुझे बता सकते हो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल हमें जो मिल रहे थे वो सेम फेज में मिल रहे थे या अपोजिट फेज में मिल रहे थे? अपोजिट फेज में मिल रहे थे। तो फेज एंगल कितना होगा फिर? 180 डिग्री या फिर 5। इतनी बात समझ में आई? काहुए को परेशानी नहीं हो तो बताए, नाने तो फिर सुने और गौर से सुनिएगा। मैं केवल इशारा करूंगा, क्लियर? आप लोग समझ लेना। वैसे तो कल मैं जितनी भी कहानियां आपको बता के गया हूं तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है। मैंने कल आपको बताया था शायद कभी भी किसी चीज का गेन निकालना है, गेन, तो वी ऑलवेज डू आउटपुट अपॉन ये सब बातें मैंने कल आपको बताई थी। आज वो सारी बातें मैं अप्लाई करूंगा बच्चों। क्या करूंगा बच्चों? तो अप्लाई तो मैं बाद में करेंगे, पहले इधर देखिएगा ऑन द बोर्ड ध्यान से। रेडी एवरीवन? प्लीज चुप हो, ये बताइए मत, ये गिरी हुई साइकिल है या वैसे निपनिया बनाते थे? एमीटर, बेस, कलेक्टर। इधर वाला हिस्सा फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते थे, इधर वाला रिवर्स बाइस में जोड़ते थे। फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है तो पी को किससे जोड़ दूं? तो दूसरा नेगेटिव से, और इधर देख के तो नहीं आए ना? शाबाश, झूठ भी बोलते हो ना नालायक को। ये इनपुट अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है, लोड रेजिस्टेंस। ये कहानी मैं आप लोगों को बता चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये कहानी क्लियर है। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कल आपको एम्पलीफायर बताया था। आप मुझे बता सकते हैं इनपुट काय पे दे रहे हो? यही तो इनपुट अल्टरनेटिंग सोर्स है, ये बेस पे दे दिया। आउटपुट आपको काय पे मिलता है? लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस कलेक्टर सर्किट मिल जाए, यानी आपको आउटपुट कलेक्टर सर्किट पे मिलता है और इनपुट आप काय पे देती हो? बेस पे देती नहीं देती। ओके, कल जाते जाते मैंने आपको बताया था गेन कैसे निकालते हैं। जब भी हमें गेन कैलकुलेट करना होता है वी ऑलवेज डू आउटपुट वैल्यू अपॉन, जोर से बोलो, फिर से बोलो, आउटपुट वैल्यू अपॉन इनपुट वैल्यू। क्लियर? जैसे नंबर गेन निकालना है तो ऊपर आउटपुट नंबर अपॉन, क्लियर है? अगर मुझे रेजिस्टेंस गेन निकालना है तो किसी पट्टे ने मुझसे कह दिया है फलाने रेजिस्टेंस गेन निकालो, तो द रेशियो ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। क्लियर? किसी पट्टे ने पूछ लिया रेजिस्टेंस गेन क्या होता है, तो मुझे बोले लाला the ratio of output resistance to the input resistance is called resistance gain। काहुए को परेशानी? कल मैंने शायद जाते जाते कुछ फॉर्मूले भी याद कराए थे, जैसे मैंने बोला V बराबर आई आर, गेन लगा देना, तो आपने बताए भी थे। हाँ देखो बात रहने, किसी ने पूछा रेजिस्टेंस गेन क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे द रेशियो ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस टू द इनपुट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस गेन। काहुए को परेशानी? आउटपुट रेजिस्टेंस यही तो है, यही तो मिल रहा है आउटपुट, तो ये मैंने आर ले दिया अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अब ये इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? यहीं से तो इनपुट दे रहे हो, तो ये जो वायर यहाँ पर लगा हुआ है इसी का रेजिस्टेंस। क्लियर? इनपुट रेजिस्टेंस। ऊपर रेजिस्टेंस ओम, नीचे रेजिस्टेंस ओम, ओम ओम शांति ओम। क्लियर? यानी किसी ने अगर पूछ लिया कि रेजिस्टेंस गेन का यूनिट क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस गेन हैज नो यूनिट। इसका कोई यूनिट नहीं होता, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। क्लियर? काहुए को परेशानी? आए बढ़ते। अगला है इसके सामने करंट गेन। क्या? आप तो केवल जो मैंने बोला ना वो उतना उतना लिख देना, पर्याप्त है। आइए देखते हैं
क्या की बात कर रहा हूं? जी हाँ मेरे भाइयों, करंट गेन। कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन को हम लोग लेटर बीटा से प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं? बीटा से। क्लियर? करंट गेन को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? बीटा से। अब करंट गेन निकालना है तो भैया हम ज्यादा पढ़े लिखे ना, हमें तो एक ही बात मालूम है, आउटपुट अपॉन। आउटपुट कौन से सर्किट पे मिल रहा है? एमीटर पे, बेस पे या कलेक्टर पे? कलेक्टर पे। और इनपुट क्या पे दे रहे हो? तो आउटपुट कलेक्टर पे मिल रहा है, इनपुट किसी पट्टे ने मुझसे कहा ये करंट है। अब डेल्टा आई है तो चेंज इन करंट, चेंज इन करंट एट द कलेक्टर। क्या तुम बोलो? ऊपर करंट एम्पियर, नीचे करंट एम्पियर, एम्पियर एम्पियर कट जाएंगे, यानी करंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता है, कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। नहीं, ये बात समझ, जितने को गेन है इनको ना कोई यूनिट होगा ना कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा। समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया करंट गेन क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे इन कॉमन एमीटर मोड द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर बीटा। क्लियर? आपको बता दूं, जैसे आप लोगों के सिलेबस में केवल कॉमन एमीटर मोड है, लेकिन कितने प्रकार के मोड हो सकते हैं? कौन कौन से? कॉमन बेस मोड, कॉमन एमीटर मोड, कॉमन कलेक्टर मोड। कॉमन बेस मोड होता था, वहां पर करंट गेन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते थे। कॉमन एमीटर मोड में बीटा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो यहां पर करंट गेन की जो वैल्यू होती है, करंट गेन की जो वैल्यू होती है बीटा, दैट इज 49। याद होनी चाहिए, ओटी वगैरह में पूछा जा सकता है। क्लियर? सब लिखा है नोट्सों में। क्लियर? तो कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन ज्यादा होता है, इसकी वैल्यू होती है 49। है ना गुरुजर साहब? सीन क्लियर है? तो अगर किसी ने पूछ लिया करंट गेन क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे इन कॉमन एमीटर मोड द रेशियो ऑफ, आप इतना बोल दो, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इज कॉल्ड करंट गेन, डिनोटेड बाय द लेटर बीटा। इट हैज नो यूनिट। सीन क्लियर है? किसी ने पूछ लिया करंट गेन क्या होता है तो बता दोगे? बता दोगे? आगे बढ़ते हैं। अगर इतने की बात समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं और आगे की कहानी आपसे कहता हूं। अगर किसी ने मुझसे बोल दिया कि भैया वोल्टेज गेन क्या हो गए है, तो भैया कहा कहेंगे? सुन लो, वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन को हम लोग लेटर एवी से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? एवी से। तो वोल्टेज गेन भैया मैं ज्यादा जानता है ना, बोलते इतने मालूम है, आउटपुट इनपुट, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इन, द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। ऐसा बोल एवी बराबर काय नहीं बोलेंगे। सही बात है, काय नहीं बोलेंगे। बताओ तो काय नहीं बोलेंगे, कि बहुत बोल फूट जाए तो गारंटी है। लिसन एवरीवन, डेल्टा वी आउटपुट, आउटपुट यही मिल रहा है, वी बराबर आई आर। तो आई की जगह ऐसे लिख दो डेल्टा आई सी, और रेजिस्टेंस है आउटपुट का आ गया खेल, बाटे डेल्टा वी इनपुट, इनपुट यही दे रहे हो, फिर वी बराबर आई आर। आई की देख लिखू आई वी इंटू आर एन। का हुए को परेशान नहीं होता बताए ना, तो बस सुने, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। बोलो ना, पढ़ रहे हो? कौन बोलोगे? इंटू आर अपॉन आर एन। आपके नोट्सों में यहां तक लिखा हुआ है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पागलों की तरह बच्चे याद रहना चाहिए। इसके बाद तो बना लेंगे, समझ गए ना मेरी बात को? बस बनाना आना चाहिए। आपके नोट्सों में ये वाला स्टेप जो मैं लिख रहा हूं शायद नहीं लिखा हो, देख लेना आप लोग, जन्नो तो लिखो होगो। इतने देखो बीटा कौन है, तो बीटा की जगह मैंने लिखा रुको पूरा ही लिखता हूं। ये कौन है? ये वही फॉर्मूला है जो कल आप लोगों ने बोला था मुझसे, वोल्टेज गेन बराबर बीटा कौन? करंट गेन। समझ में नहीं आई है हुई, इंटू जे कौन? रेजिस्टेंस गेन। समझ में आई? ये वही फॉर्मूला है, यहाँ आया वी बराबर आई आर, वीर वोल्टेज गेन बराबर करंट गेन इंटू रेजिस्टेंस गेन। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, यू अंडरस्टैंड दैट। अगला मालूम होता क्या कह रहा है? मालूम होता क्या कह रहा है? मुझे तो कह रहा है कि मैं पावर गेन बता दूं। क्या बता दूं? तो मैंने बचपन में पढ़ा था P बराबर वी आई। तो P बराबर वी आई जब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा है बचपन में, क्लियर है? तो P को अगर मैं बोल रहा हूं पावर गेन,
कर रहा हूं उतना समय लगता है। तो पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन, जोर से बोलो, इनटू, आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। पावर गेन बराबर वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। जन्नों का हुआ को परेशानी, आगे बढ़ जाऊं, बात समझ में आ रही है? आ रही है। पावर गेन को हम लोग डिनोट करते हैं एपी। वोल्टेज गेन या तो डायरेक्ट ए भी लिख दो या फिर खोल खाल के लिखना तो ऐसे लिख दो वोल्टेज गेन। आपकी जैसे इच्छा आप वैसा करो। डेल्टा वी आउट अपॉन, अच्छा पागलों की तरह फॉर्मूले याद करने में अच्छे पड़ गया ना, समझ गए ना? बस मेन थीम समझना चाहिए, आउटपुट अपॉन इनपुट, भाई देख के ले। करंट गेन को डायरेक्ट बीटा चिपका दूं या फिर चाहता तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी भी ले बस रहा हम आई का सीन क्लियर है? कागुए को परेशानी प्लीज शुभ आइए। वी बराबर आई आर, आउटपुट तो मैं यहाँ पे मिल रहा है, जय बार स्टेप लिख रहा हूँ और कचुना लिख रहा हूँ, जय बाब, समझ गए? लिख दो, बुरा तो नहीं लगेगा? नाने ये तो बताऊंगा। डेल्टा आई भी ये समझ में आया आपको मैंने क्या कर दिया? है ऑनलाइन वालों समझ में आया ये मैंने क्या कर दिया? ठीक है, धन्यवाद। V बराबर आई आर लगा दिया, आउटपुट कलेक्टर सर्किट में मिल रहा है तो डेल्टा आईसी रेजिस्टेंस हो गया आर। इसमें भी इनपुट आई आर, तो इनपुट आप बेस पे दे रहे हो इसलिए डेल्टा आईवी और आर एन इनटू डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी बीटा, बोलो ये भी तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी है, तो ये भी तो बीटा ही हुआ, बीटा क्लियर, इनटू आर अपॉन आर एन। ये चाहो तो रेजिस्टेंस गेन भी लिख सकते हो। नहीं है मेरी बात समझ में आया? अब को परेशानी वो तो बताए, सीन क्लियर है? देख लो फटाफट से। और ये बता दो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में कॉमन मीटर मोड में कितना फेज एंगल होता था? भैया हेलो, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में फेज एंगल कितना होता था? 180 डिग्री। ये 49 क्यों चिल्ला रहे हो? देवर रे पटे, समझ गए ना? हाँ, कॉमन एमीटर मोड में करंट गेन ज्यादा होता है। कितना होता है? 49। इसके कॉम्परेटिवली जो कॉमन बेस मोड होता था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉमन बेस मोड में करंट गेन होता था 0.98 और इसमें 49। तो कौन बड़ा हुआ? 49 बड़ा हुआ। पढ़ लो। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ऑसिलेटर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है और ऑसिलेटर बहुत बार आया है, अनगिनत बार आया है, समझ लो आप। क्लियर? ऑसिलेटर का बना तो होगा, नाम तो ही पता पाल ली। देखो तुमने कितने अच्छे बच्चा, भगवान का नाम तो ही पता पाल ली। तो ऑसिलेटर इज a device by which we can get the continuous oscillation. Clear? Oscillator is a device by which we can get the continuous oscillation of constant frequency without giving any external input voltage. आग लगे वो केवल इतने समझ में आवे, oscillator is a device by which we can get the continuous oscillation. बस सही बोल रहा हूँ ना? आगे की कहानी का क्या है भगवान जाने, आगे लगे मोह ना। क्लियर? तो आपको फिर से बोल रहा हूँ डेफिनेशन। Oscillator is a device by which we can get the continuous oscillation of constant frequency without giving any external input voltage. अब ये जो continuous oscillation तक तो आपको समझ में आ गया, आगे की कहानी समझ नहीं आई और वो एंड में आएगी आपको समझ में। ठीक है? इससे पहले कि मैं आपको ऑसिलेटर समझाऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। मैं जान ही लूं, जान ही लेता हूं मैं खाओ। लिसन एवरीवन, मैं कुछ छोटी छोटी बातें पूछूंगा, आप लोग मुझे बतला देना। मुझे बतलाओगे ना आप लोग? देखो बतलाना मुझे, है ना? बतलाना। तुम्हारे घर में टंकी लगी हुई, टंकी है वह टंकी है, रोज बस दे दो पानी दे, फिर खाली कर दे दो, फिर बस दे दो, फिर खाली कर दे दो। तो टैंक का मतलब समझ में आ गया क्या है? टैंक एक फीडबैक पार्ट होता है। टंकी खाली हो गई
आपने दोबारा से फीड करा दिया, यानी उसे दोबारा से पानी से भरा दिया, फिर खाली कर दी, फिर फीडबैक कर दिया, फिर खाली कर दी, फिर फीडबैक कर दिया। समझ में आ रही है बात? आप लोग टेस्ट देते हो, आप लोग क्या फुल टेस्ट देंगे ना, तो मैं उसकी कॉपी नहीं दूंगा आपको, मैं कॉपी नहीं दूंगा। आ जाओ सामने, आ जाओ, हाँ मैं दम होगी तो सामने आ जाओ, चेक करा के ले जाओ। क्यों? कारण जब आप आओगे, अभी जैसे नहीं होता, मैं कॉपी नॉर्मली कॉपी चेक करके दे देता हूं, लेकिन जब उस दिन फाइनल टेस्ट आपका जो होगा, तो कॉपी जैसे आप लोग टेस्ट पेपर लिख के गए, तो जब चेक करानी होगी ना आपको, तो सामने बुलाऊंगा, आ जाओ बैठ जाओ, क्लियर। और फिर मैं चेक करूंगा, फिर मैं कहूंगा देखो ये तुमने है ना, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं? फीडबैक दे रहा हूं, फीडबैक, क्लियर। जो मिस्टेक आप कर रहे थे उन्हें दोबारा से आपको बता रहा हूं कि भाई ये गलत है। समझ गए? क्लियर है? एम्पलीफायर यानी किसी चीज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देना, बोला का एम्पलीफायर का एम्पलीफाइंग एक्शन क्या करता है? किसी भी चीज के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता है। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। और सुनो, whenever there is a change in current in the primary coil, then an induced EMF is produced in the secondary coil, which is placed nearby the first coil. This phenomena is called mutual induction. समझ में आता है? This phenomena is called इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक ऑसिलेशन मिलेंगे, और दोनों मिलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन बनेंगे। मतलब भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन बनेंगे तो बनेंगे। अब वो जो ऑसिलेट करेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। एलसी सर्किट पढ़ाया था एक जमाने में, एलसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली थी, अगर आपको याद हो तो। F इज इक्वल टू 1/2π/LC। समझदार के लिए सारा काफी होगा, चूतियों का मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। F बराबर 1/2π/LC, ठीक है। मैं देख रहा हूं कि किसी चीज की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, समझना मेरी बात को। अच्छा रुको, इसको भी अवेयर बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है इसको क्या बोलते हैं? आगे बता में एक आध दो की आवाज है, ये रियोस्टेट, पूरा फुल फॉर्म इसे रियोस्टेट। ये रियोस्टेट का मतलब, हाँ कौन बोला ये, कौन सा बोला? वेरी गुड रमन, क्लियर। चेंजेबल रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, यानी ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस है। सिमिलरली व्हाट इज दिस? बैटरी ना, बैटरी में एक डंडा बड़ा एक छोटा होता है, पागल से। कंडेंसर या कैपेसिटर, क्या है ये? इसका मतलब क्या हो गया? चेंजेबल कैपेसिटर, यानी ये एक वेरिएबल कैपेसिटी का कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। समझ गए? समझ गए? बढ़ाया या घटाया। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने एलसी सर्किट में, बराबर 1/2π/LC। यस और नो? मैं देख रहा हूं कोई ऑसिलेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्लियर, बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और मैं चाहता हूं कि फ्रीक्वेंसी बढ़े नहीं, कांस्टेंट रहे, पर बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं उतनी रखना चाहता हूं और देख रही है मुझे कि बढ़ रही है, तो मुझे इसे खींच के क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो कैपेसिटी को क्या कर दूं? बढ़ा दूं। यानी अगर मुझे यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, मुझे इसे कम करना है, तो मैं यहाँ कैपेसिटी को क्या कर दूं? कैपेसिटी को बढ़ा दूंगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ऐसा करने से फ्रीक्वेंसी कैसी मेंटेन हो जाएगी? कांस्टेंट। यानी वेरिएबल कैपेसिटी का कंडेंसर लेके मैं फ्रीक्वेंसी को बार बार बदल बदल कर क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? कांस्टेंट। मैंने किसी जगह देखा फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जबकि मुझे कांस्टेंट मेंटेन करनी है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए कैपेसिटी को क्या कर दूं? कम कर दूं। यानी आपको ऐसा नहीं लगता कि इस वेरिएबल कैपेसिटी का कंडेंसर लेने से इसकी कैपेसिटी को बदल बदल कर मैं फ्रीक्वेंसी को कैसा मेंटेन कर सकता हूं? कांस्टेंट मेंटेन कर सकता हूं। जो बोला समझ में आया? हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, किसी भी वायर के रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। ठीक है, आप घर में पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी कम हो जाता है, फिर से भर देते हैं,
फीडबैक कर देते हैं। यस और नो? जो बोला आपको समझ में आया है? एम्पलीफायर क्या करता है? सिग्नल के एम्पलीट्यूड को और बढ़ा देता है। किसी जगह कम करंट आ रहा होगा तो उसे क्या कर देगा? बढ़ा देगा। समझ में आता है? आता है। तो फिर अब आप लोग लायक हैं ऑसिलेटर समझने के। तैयार है? मैंने जितनी भी बातें आपको बोली अभी आपको पल्ले पढ़ी या नहीं पढ़ी, पहले तो मुझे ये बताओ। जो रामायण में इतनी देर तक चिल्लाया हूं आप लोगों के सामने, अगर आप लोगों को क्लियर होगी तो आपको ऑसिलेटर पूरा समझ में आएगा, वरना आपके बम पर हट जाएगा। ठीक है, तो गौर से देखिएगा। 3 बार आपको ऑसिलेटर समझाऊंगा, तब आपके दिमाग में बैठेगा कि नजारा क्या है। क्लियर? आर यू रेडी? प्लीज बातें ना करें, चुप रहकर सभ्यता का परिचय दें। हम लोग देखने जा रहे हैं ऑसिलेटर। क्या? जी हाँ मेनो भाई, ऑसिलेटर। क्या समझने जा रहे हैं हम लोग? चलो, ये आपको नजर आ रहा है, ये कॉइल है। हर कॉइल का अपना इंडक्टेंस होता है। ये कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है? वेरिएबल कैपेसिटी का कैपेसिटर है, यानी ये एलसी सर्किट है। इसको हम लोग टैंक सर्किट भी बोलते हैं या फीडबैक पार्ट भी बोलते हैं। अब टैंक सर्किट या फीडबैक पार्ट क्यों बोलते हैं, यह अभ्यास आपको थोड़ी देर बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, टैंक सर्किट यानी टंकी टाइप की होगी, जहां में फीडबैक कर रहे होंगे, बेर बेर खाली है रही होगी, फिर भर रहे होंगे, खाली है रही होगी, फिर भर, ऐसे कचू होगा जहां में हमारा वाल दिखे। ये वो गिरी हुई साइकिल है, यहाँ आ रहा है? क्लियर? क्या है ये? गिरी हुई साइकिल। ठीक है, निपनिया, एमीटर, बेस, कलेक्टर। क्या हुआ को परेशानी? आपको नहीं लग रहा कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमीटर मोड में जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। यहां पर ये ऐसे 2 कॉइल लगी हुई हैं, विच इज पेयर्ड विद दिस कॉइल L1 L2। ये कॉइल L2 के जो 2 टर्मिनल्स हैं, यहां पर मुझे मिलते हैं आउटपुट ऑसिलेशन। क्या मिलते हैं? आउटपुट ऑसिलेशन। ठीक है, और यहां पर जो इनपुट, ये जो L1 के कॉइल पे यहां पर जो आउटपुट आपको मिलेगा, उसको उठा के मैंने बेस और एमीटर सर्किट पे दे मारा। बेस एमीटर सर्किट पे दे मारा। यहां पर जो मिल रहा है अभी समझ नहीं आएगा कुछ, बस सुनते जाओ। ये की है, ये बैटरी है, बोलो, और ये उठा के मैंने यहां जोड़ दिया। लिसन एवरीवन, ये पूरा सिस्टम मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया है, दैट इज द ऑसिलेटर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? ऑसिलेटर। नजारा क्लियर है यहां तक सभी को? क्या हुआ को परेशानी? गौर से सुनिएगा सब लोग। थोड़ा सा आपको इशारा करके अगर मैं बताऊं, आप याद है, आप क्या करूंगा, इधर ही कर देता हूं, यहां पर देखना सब लोग ध्यान से। ठीक है, यहां कर देता हूं, इधर ये जगह, हाँ इधर देखिएगा सब लोग। ठीक है, कल मैंने आप लोगों के लिए ऐसे पिक्चर बनाया था, याद है? ये इधर वाला हिस्सा हमने फॉरवर्ड बाइस में, इधर वाला हिस्सा रिवर्स बाइस में। सही बोल रहा हूं? आपने बैटरी तो मैं वैसे लगा रहा हूं, यहां पर ऐसे सोर्स जोड़ा था, याद है आपको? और यहां पर आपको लोड रेजिस्टेंस। ये नजारा आप लोगों को क्लियर है? ये मैंने वैसे ही रफ फिगर बना दिया। मैं आपको ये और ये दिखाना चाह रहा हूं। ठीक है, सीन क्लियर है सभी को? दिखाई दे रहा है आपको? अब आप इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, वेल बात करूंगा इसकी मैं। इधर आ जाओ। ये जो एलसी सर्किट आप देख रहे हो, एलसी सर्किट क्लियर, ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में जुड़ा हुआ है। कहां जुड़ा हुआ है एलसी सर्किट? हाँ, ये जो पूरा सर्किट दिखाया गया है, इसमें 2 चीजें जुड़ी हुई है, केवल 2 चीजें। दिस इज द फीडबैक पार्ट, क्लियर, और ये जो पूरा है, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड। क्लियर, ये क्या है? एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर मोड। अब आप गौर से देखिएगा, होगा क्या? ये एलसी सर्किट कहां जुड़ा हुआ है? कलेक्टर और एमीटर सर्किट में जुड़ा हुआ है। कलेक्टर एमीटर सर्किट में ही जुड़ा हुआ है ये।
चलो तो शुरुआत कर रहा हूं जुबेर, देखना बेटा ध्यान से। अभी ये सर्किट इनकम्प्लीट है क्योंकि ये ओपन सर्किट है। मैंने इसे क्लोज कर दिया। जैसे ही मैंने क्लोज कर दिया सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो चालू हो गया। करंट का फ्लो चालू हो गया तो सबसे पहले ये कंडेंसर को धीरे धीरे करके चार्ज करना शुरू करेगा। क्लियर? क्या करना शुरू करेगा? कंडेंसर को धीरे धीरे चार्ज करना शुरू करेगा। और जब ये कंडेंसर फुली चार्ज हो जाएगा, अब कंडेंसर का संबंध इस कॉइल एल के साथ है। अभी जब ये फुली चार्ज हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो भैया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इसका संबंध इस कॉइल एल के साथ है। तो जाहिर सी बात है ये जो कॉइल है इस कंडेंसर को डिस्चार्ज करेगी और यहां से इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी धीरे धीरे करके इस कॉइल में आती जाएगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोले तो करंट। जब किसी वायर में करंट फ्लो किया जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है ना? बोलो। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो धीरे धीरे करके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाते हैं, है ना? अब यहाँ रोक, यहाँ कुछ क्रियाकलाप होंगे, ध्यान से सुनना। जब यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो जब यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी। बोलो यस और नो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक ऑसिलेशन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन बन जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने किसी जमाने में पढ़ा था, F = 1/2 पाई अंडर रूट एल। यानी इतनी फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन इसके अंदर जनरेट होंगे। बात समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, कॉइल का रेजिस्टेंस भी होगा। कॉइल के रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस भी हो रही होगी। यस और नो? समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूं? फिर से शुरू कर रहा हूं। की क्लोज कर दी। कौन सा सर्किट कंप्लीट हो गया? कलेक्टर एमीटर सर्किट कंप्लीट हो गया। करंट का फ्लो चालू हो गया। कंडेंसर चार्ज हो गया। कंडेंसर जब फुली चार्ज हो गया तो कंडेंसर का संबंध कॉइल के साथ है तो कॉइल इसे डिस्चार्ज करेगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसकी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी। तो बाय द फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से उसके पास रखी सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें L2 कॉइल के दोनों एंड्स के बीच में आउटपुट ऑसिलेशन मिल गया। ये मुझे आउटपुट मिल गया। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद हमारे पास कोई पैसा आया तो उसे पूरा खा पी जाते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी खर्च करते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर जो आउटपुट ऑसिलेशन आपको मिले वो तो ये मिल गए, वो तो आउटपुट ऑसिलेशन मिल गए। थोड़ा बहुत इधर भी मिला, आउटपुट तो यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। तो ये तो हमें आउटपुट मिल गया, जो हमें रिक्वायरमेंट थी, हमारा काम हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ भी मिला। इसको उठा के हमने एम्पलीफायर पे दे मारा। इसको उठा के ये L1 कॉइल जो है वो बेस एमीटर सर्किट में जुड़ी हुई है। तो यहां पर जो भी मिला उसको मैंने एम्पलीफायर पे दे मारा। अब एम्पलीफायर का एम्पलीफाइंग एक्शन, जो थोड़ा बहुत करंट वोल्टेज यहां से आ रहा है उसे क्या करेगा? बढ़ाएगा। बढ़ा के दोबारा कलेक्टर सर्किट में पहुंचा देगा और यहां से होते हुए ये वापस इधर आएगा। तो रेजिस्टेंस के कारण जो एनर्जी का लॉस हुआ था, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गई थी, उस लॉस का कंपेंसेशन हो जाएगा। फिर यहाँ पर करंट की वैल्यू में चेंज होगा, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, फिर इंड्यूस करंट पैदा होगा। तो फिर यहाँ आउटपुट ऑसिलेशन मिला, थोड़ा बहुत यहाँ भी मिला। फिर इसको मैंने एम्पलीफायर पे दे मारा है। एम्पलीफायर के एम्पलीफाइंग एक्शन के थ्रू क्या हुआ? फिर इसकी वैल्यू बढ़ गई, फिर इसने इसको बढ़ दिया। ऐसा ना टंकी बन गई। इसको टैंक सर्किट बोलते हैं। यहाँ से टंकी खाली हो रही है, यहाँ से। ये प्रोसेस बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। आपको लगातार यहां से इनपुट वोल्टेज देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपने सिस्टम को चालू कर दिया उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूसली यहां पर इनपुट वोल्टेज देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी ने पूछा ऑसिलेटर क्या है? आप सुनना डेफिनेशन ध्यान से। ऑसिलेटर इज ए डिवाइस बाय विच वी कैन गेट द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। नहीं है पास में? अब समझ में आई डेफिनेशन? Oscillator is a device by which we can get the continuous oscillation of constant frequency without giving any external input voltage। यहाँ पर जो ऑसिलेशन मिलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी में डबका लगा रहा हुआ घटत बढ़त दिखाई दे रही है तो उसके लिए मैंने वेरिएबल कैपेसिटी का कैपेसिटर यूज किया, वो इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा या घटा सकता है। बढ़ा या घटा क्यों कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? सीन क्लियर है?
तो अगर किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज ऑसिलेटर, तो ऑसिलेटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन गेट द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। यस और नो? उसके बाद एक बार फिर से बोल रहा हूं, कहानी पूरी समझ लो। अच्छा एक बात और, ये जो है ना, दिस इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड। इतना तो समझ में आ रहा होगा। इसको मैंने एज एन एम्पलीफायर यूज किया है। आप ये देख रहे हो, ये जो लगा रहे हैं यहाँ पर इनपुट, ये इनपुट यहाँ पर बताओ, आप खुद समझाओ फिगर में, आप कहां से दिया जा रहा है ये इनपुट? L1 से दिया जा रहा है। ये L1 जो है ना, ये इनपुट का ही काम कर रहा है, यहीं से तो आ रहा है। नहीं है? सीन क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया ऑसिलेटर क्या है, तो ऑसिलेटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन गेट द कंटिन्यूअस ऑसिलेशन ऑफ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी विदाउट गिविंग एनी एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज। दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, पहला फीडबैक पार्ट और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हो आप लोग। बोलो भैया, की क्लोज की। अब मैं थोड़ा अलग अलग अंदाज में पूछूंगा, क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछूंगा, आप जवाब देते जाना। जैसे मैंने की प्रेस कर दी, कौन सा सर्किट कंप्लीट हो गया? कलेक्टर एमिटर सर्किट कंप्लीट हो गया। इससे क्या हुआ? करंट फ्लो होने लगा। करंट फ्लो होने से कंडेंसर, जब कंडेंसर के अंदर कंडेंसर चार्ज हो गया तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर कंडेंसर का संबंध कॉइल से है, तो कॉइल इसे क्या करेगी? डिस्चार्ज करेगी। डिस्चार्ज करेगी तो इसके अंदर धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी, यहाँ पर कॉइल के रेजिस्टेंस के कारण बहुत सारी एनर्जी एनर्जी के फॉर्म में भी लॉस होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है, या ऐसे बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेना के थ्रू सेकेंडरी कॉइल पर इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होगा। सेकेंडरी कॉइल, यहाँ पर जो कॉइल L2 है उसके दोनों एंड्स पर हमें आउटपुट ऑसिलेशन मिल जाएंगे, और जो ये L1 कॉइल है तो वहां पर जो भी हमें थोड़ा बहुत वोल्टेज और करंट मिल रहा है उसे हमने एम्पलीफायर पे दे दिया। एम्पलीफायर का एम्पलीफाइंग एक्शन क्या करेगा? उसे बढ़ाकर वापस इसमें पहुंचा देगा, और यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। नहीं यही बात समझ? शांत मन से 3 से 4 मिनट का समय दिया, पूरा ऑसिलेटर पढ़ लें। ऑसिलेटर का यूज रेडियो, टीवी है ना, इन सब में यूज किया जाता है। आप सिंपल लिख देना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में इसका यूज किया जाता है। क्लियर? पढ़ लीजिए। लिसन, यहां पर हम लोगों ने ये जो ऑसिलेटर पढ़ा, इसमें हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर मोड में यूज करते हैं। हम लोग पीएनपी क्यों यूज नहीं करते, उसका कारण क्या है? और कॉमन एमिटर मोड ही यूज करते हैं, और कोई मोड क्यों नहीं यूज कर सकते? वैसे तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है और कोई मोड, लेकिन पूछ रहा है, अगर मान के चलो उसने पूछ लिया क्यों नहीं कर सकते, तो सुनो, एनपीएन का जवाब तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि मैं दे चुका हूं। एनपीएन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मोर मोबाइल एज कम्पेयर टू होल्स। क्लियर? तो एनपीएन इसलिए यूज करते हैं, पीएनपी नहीं करते। दूसरी बात, कॉमन एमिटर मोड इसलिए यूज करते हैं, मैंने अभी बातों में बोला था, कॉमन एमिटर मोड जो होता है उसमें करंट गेन ज्यादा होता है। समझ गए? इसके अलावा कॉमन बेस मोड जो होता है उसमें करंट गेन काफी कम होता है। तो हम क्या चाहेंगे? करंट गेन ज्यादा हो या कम हो? ज्यादा हो। इस वजह से हम लोग एनपीएन को कॉमन एमिटर मोड में यूज करते हैं। कहानी समझ में आई? क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। इसके बाद हमारे को एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इधर आओ। ये मैंने कौन सा ट्रांजिस्टर बनाया है बताओ जरा मुझे पहले। एमीटर बेस कलेक्टर। सीन क्लियर है सभी को? इसमें इसे फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता था और इसको, सही बोल रहा हूं? ये आपकी फॉरवर्ड बाइस है और ये रिवर्स बाइस है। क्लियर? समझिएगा क्वेश्चन को। एन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, पी में होल कर रहा हूं। अब वो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर में आप एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में जोड़ते हो। बोलो भैया। अब वो कह रहा है अगर आप इसे फॉरवर्ड बाइस की बजाय इस क्वेश्चन में, पहले आप देखो फॉरवर्ड बाइस, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन तो इलेक्ट्रॉन जालंग बजेंगे तो करंट का फ्लो चालू हो जाएगा, राइट? अब वो कह रहा है जब फॉरवर्ड बाइस की बजाय रिवर्स बाइस में जोड़ू, रिवर्स बाइस में जोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव है जाएगा, ये नेगेटिव है जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन में जालंग खींच लेगा, जंक्शन पे करंट ही नहीं जाएगा, तो करंट का फ्लो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओ। आप कभी स्पोर्ट्स वगैरह देखते होंगे तो काफी सारे प्लेयर्स का डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट सुना है आपने कभी? कोई नहीं जानता?
कमीना मत जाओ कितने ना लाइक डोपिंग टेस्ट ही नहीं सुना आपने आज तक। को बात है, मैं बताऊंगा। कई बार कुछ प्लेयर चिरमंटी करते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए कुछ दवाएं खा लेते हैं, जिससे उनके अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर वो उस कंपटीशन को जीत जाते हैं। बाद में टीम बैठती है, बोले इतने जाओ में एनर्जी कहाँ पे आ गई, सो ये जीत गो एकदम से। तो उसका डोपिंग टेस्ट होता है। डोपिंग टेस्ट में उसकी यूरिन का सैंपल लिया जाता है और उसे चेक किया जाता है कि कहीं उसने इस रेस को जीतने के लिए कोई दवाई तो नहीं खाई। कहानी समझ में आई? नहीं, यही बात समझ। तो आपने पढ़े सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, प्योर और इम्प्योर। प्योर सेमीकंडक्टर में जब आप कोई इम्प्योरिटी मिलाते हो प्योर शरीर में, वो दवाई मिला रहा है, वो इम्प्योरिटी हो गई। इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी आप मिला रहे हो उसे बोलते हैं डोपेंड। क्या बोलते हैं? क्लियर? सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाने का प्रोसेस डोपिंग कहलाता है, और जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसे डोपेंड कहते हैं। समझ गए? पढ़ लो, डोपिंग हो गया। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।